हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित सागर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल 3G कॉम्पिटिटिव क्लास। आज आपको डिमांड पर इस लॉकडाउन में मेरे को एक नया चैप्टर लेकर आना पड़ा, जिसका नाम है पृथ्वी पर पवनों की दिशा। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जैसे पृथ्वी पर पवनों की दिशा क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे, जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। और 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो भाग होता है, इसको डोल्ड्रम या शांत पेटी के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? डोल्ड्रम या शांत पेटी। डोल्ड्रम या शांत पेटी के नाम से जानते हैं। यदि क्वेश्चन पूछता है कि डोल्ड्रम की पेटी किसको कहेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग होगा, उसको डोल्ड्रम या शांत पेटी के नाम से जानते हैं। अब ये है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण। इसको कहते हैं अश्वक्षांश। इसको भी कहते हैं अश्वक्षांश। और एक होता है 60 से 65 डिग्री, 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर में भी और दक्षिण में भी। 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी। इसको कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। इसको भी कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। अभी के सबसे पहले हम लोग को जानना है कि पृथ्वी पर जो हवाएं चलती है, उन हवाओं को चलने का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर हवाओं को चलने का 2 सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। पहला कि पृथ्वी की घूर्णन गति, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है और इसके साथ हवाओं को भी घुमा देती है। तो पृथ्वी पर जो पृथ्वी का घूर्णन गति है वो हवाओं को चलने का कारण है। और दूसरा कारण है पृथ्वी का वायुदाब, प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। जैसे देखिए, पृथ्वी पर HP और LP यानी कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब जो हवाओं को चलने का कारण है, और पृथ्वी की घूर्णन गति जो हवाओं का चलने का कारण है। HP हाई प्रेशर, LP लो प्रेशर। हवाएं जो हमेशा चला करती है वह HP से LP की ओर चला करती है। अब एक सवाल होता है कि हाई प्रेशर कहाँ होता है, लो प्रेशर कहाँ होता है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो प्रेशर कम जाता है, और यदि टेम्परेचर कम जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ प्रेशर लो होगा। यानी कि जहाँ LP है वो गर्मी का क्षेत्र होगा और HP है वो ठंडा का क्षेत्र होगा। स्पष्ट है। जैसे इससे क्या घटनाएं घट जाती है, जैसे मान के चलें केंद्र में यदि बन जाए LP और बाहर में बन जाए HP, तो हवाएं हमेशा किधर से किधर चलेगी, तो HP से LP की ओर चलेगी। तो ये हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलना शुरू कर देती हैं, और जब चारों दिशाओं से हवाएं एक साथ आती है तो ये सीधे ऊपर उठना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर एक बवंडर पैदा हो जाता है। इस तरीके से एक बवंडर पैदा हो जाता है। देहात में इसको बंडोवा कहते हैं कि बंडोवा आ गया।
और जितना अलकर जलकर पोलोथीन है सब हवा में लेके उड़ा देता है। कभी कभी तो छोटे छोटे बचपन को उठाकर पटक देता है, तो कहता है कि देखो वाकई में भूत आ गया। लेकिन ये है क्या? इसको साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। क्या कहेंगे? चक्रवात कहेंगे। यानी कि स्पष्ट है कि यदि केंद्र में लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाए और बाहर में हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाए, तो ऐसी स्थिति में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर जाती है, तब चारों दिशाओं से जब हवाएं सरती है तो सीधे ऊपर उड़ जाती है। यही बंडोवा होता है। हमारे यहाँ जब आता है तो ये तो काफ़ी छोटा छोटा होता है, जिसको लोग बंडोवा बोल देते हैं। इनकी उतनी क्षमता नहीं है, पोलोथीन ही उड़ा लेके चल जाएगा, धूल गर्दा उड़ा के लेके चल जाएगा, और ज़्यादा यदि भयंकर होता है तो करकट उड़कर छावल है तो सब उड़ा के लेके जा सकता है। लेकिन यदि हरिकेन, टाइफून, बिल्ली बिल्ली, टोर्नेडो जैसे चक्रवात आ जाएं तो हमारे यहाँ भी बड़े बड़े घर, आदमी हवा में तैरते नजर आएंगे। इतना भयंकर चक्रवात होता है। 2016 के करीब ये चक्रवात आया था, हुदहुद चक्रवात, जो काफ़ी तबाही मचाया था दक्षिण भारत में, कि दक्षिण भारत के एक भी ब्रिज को सलामत नहीं रहने दिया था। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। और ये जब चक्रवात आता है तो गरज मरक के साथ मूसलाधार वर्षा कराती है, यानी कि मार एक्शन से भरपूर रहता है। इसके विपरीत देखिए, यदि केंद्र में बन जाए SP और बाहर में बन जाए LP, तो हवाएं HP से LP की ओर चलेगी, मतलब केंद्र से बाहर की ओर चलेगी। यहाँ भी हवाएं तेज तो चलेगी, यहाँ भी हवाएं तेज चलेगी, लेकिन इसको चक्रवात नहीं कहेंगे, इसको एंटी साइक्लोन कहेंगे, प्रति चक्रवात कहेंगे। यदि आपसे सवाल पूछ दे कि चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, हाई प्रेशर कि लो प्रेशर, तो इस फिगर को देखकर बता सकते हैं कि यदि चक्रवात होता है तो केंद्र में LP और बाहर में SP होता है। यदि प्रति चक्रवात आए तो केंद्र में SP और बाहर में LP होता है। चक्रवात से वर्षा होती है, लेकिन प्रति चक्रवात से वर्षा नहीं होती है। चक्रवात जब आता है तो मौसम में अनियमितता छा जाती है, लेकिन जब प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है तो हवाएं तो तेज चलती है लेकिन वर्षा नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि चक्रवात से वर्षा होती है और प्रति चक्रवात से वर्षा नहीं होती है। क्लियर? अब एक चीज़ और देखिए, चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग स्पष्ट भाषा में देख लें कि आलू के खेत जो होता है ना, वहाँ धूल गर्दा बड़ी होता है, और जब धूल गर्दा बहुत होता है तो सूरज की किरणें तो पहले गर्म कर देगा। लेकिन ओकरे बगलवा में रोपल है प्याज के खेत, जहाँ डेली पटवन हो रहा है, उसको सिंचाई की जा रही है, तो वहाँ ठंडा है। और जब भी HP आएगा, देखिएगा प्याज के खेत में नहीं आएगा, आलू के खेत में ही आएगा। का है? क्योंकि जहाँ पटा हुआ है वहाँ SP है, और जहाँ धूली है, धूल गर्दा है, यहाँ LP है। चूँकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो चुकी, यहाँ धरती काफ़ी गर्म हो चुकी है, तो हमारी किधर से किधर चलेगी? SP से LP को चलेगी। अब पूरा जितना गर्दा, धूल गर्दा है, आंधी तूफान, सब पूरे ब्रह्मांड में चला जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से चक्रवात और प्रति चक्रवात होता है। इसी के आधार पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर हवाएं कैसे चलती है। तो हम 2 कारण बताएंगे पृथ्वी पर हवाओं चलने का। कितना कारण? तो 2 कारण है। कौन कौन है? तो एक पृथ्वी का घूर्णन गति है और दूसरा पृथ्वी का वायुदाब है। अब एक चीज़ देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, और इन इलाकों में तिरछा चमकती है। तब आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक जो टेम्परेचर होगा वो कहाँ पर होगा। तो स्पष्ट है कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर डायरेक्ट चमक रहा है तो फिर सबसे अधिक गर्मी कहाँ लगेगा? विषुवत रेखा पर लगेगा। लेकिन एक चीज़ और पढ़े हैं कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, तापमान पर क्या परिवर्तन आता है? तो तापमान हमेशा घटते चला जाता है और ध्रुवों के बीच तो शून्य से भी नीचे चला जाता है। इसीलिए हम इस आधार पर देख सकते हैं कि यदि टेम्परेचर विषुवत रेखा पर अधिक है, यानी कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर डायरेक्ट चमक रही है, तो टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। यानी कि इस क्षेत्रफल LP होगा कि SP? LP का क्षेत्र होगा। क्या होगा? LP का क्षेत्र होगा, लो प्रेशर का क्षेत्र होगा। लेकिन जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे टेम्परेचर कमेगा, और टेम्परेचर कमेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा SP, यहाँ भी हो जाएगा SP का क्षेत्र बन जाएगा। और ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ तो ध्रुव है,
ध्रुव तो ठंडा ही ठंडा है, तो यहाँ निश्चित है कि क्या होगा, Sp का क्षेत्र होगा, Sp का क्षेत्र होगा। और इसकी अपेक्षा यहाँ पर Lp का क्षेत्र बन जाता है, Lp का क्षेत्र बन जाता है। कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए Sp और Lp का क्षेत्र मिल गया, Sp Lp का क्षेत्र मिल गया, तो हवाएं हमेशा किधर से किधर चलेगी, तो हम लोगों ने पढ़ा कि हमेशा हवाएं Sp से Lp को चला करती है। तो यहाँ पर Sp Lp Sp Lp, यानी कि A हवाएं इस तरीके से चलना शुरू कर देती है। ये हवाएं चलना शुरू कर देती है, तब इसको व्यापारिक पवन कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। ये भी हो जाएगा व्यापारिक पवन। अब इसको व्यापारिक पवन क्यों कहते हैं? ये प्राचीन काल में जब पाल वाली जलयान होती थी तो उसको चलने में ये हवाएं काफ़ी सहायता प्रदान करती थी, क्योंकि उस समय कोई बड़े बड़े स्टीमर नहीं था कि धारा के विपरीत धारा के दिशा में वो चल सकता था। उस समय हवा के दिशा में पवने जहाज चला करते थे। जैसे पाल वाली जहाज कहें तो एक ऐसा जहाज होता था, जैसे वास्को डी गामा के जहाज को देखे होंगे, उसके जहाज पर एक बहुत बड़ा तिरपाल लगा हुआ होता था, और जब हवा प्रेस करता था तो जहाज आगे की ओर बढ़ जाता था। जैसे आप अपने से देख सकते हैं कि हाँ, आप लोग कभी आंधी तूफान में फंसेंगे और छाता ले रहिए तो क्या होगा, छतवा एकदम ऊपर हो जाएगा। अब मान के चले कि छतवा एकदम मजबूत है और आदमियों मजबूत है, तब पता चलेगा कि छतवा के साथ साथ आदमियों उड़े लगा, है ना। तो बहुत प्रेशर हवा का होता है। देखते हैं कभी कभी हवा का तूफान आता है तो बड़े बड़े घर करकट खपड़ा उपड़ा सब लेकर भाग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पाल वाली जलयानों के संचालन में काफ़ी सुविधा प्रदान करता था, इसलिए इस पवन को क्या कहें, तो व्यापारिक पवन कहा गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के लोग विषुवत रेखा पर आ रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध के लोग विषुवत रेखा पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बाजार लगेगा, और यहाँ पर बाजार लगेगा तो अपने सामानों की खरीद बिक्री करेंगे या सामानों की अदला बदली करेंगे। तो एक चीज़ होता है हवाओं की दिशा के आधार पर कि दोनों एक जगह व्यापार करने आए हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि लोग घर कब जाएंगे। तो जब तक इन हवाओं की दिशा इस तरीके से नहीं होगा तब तक इनको घर जाने का कोई चांस नहीं। मतलब घर से निकल गए तो साल भर बाद जाने का चांस है, बीच में कोई चांस नहीं, क्योंकि जब तक हवाओं की दिशा नहीं बदलेगी तब तक ये लोग घर नहीं जा सकते हैं। तो दोनों दिशाओं से हवाएं आकर कहाँ टकरा रही है, तो विषुवत रेखा पर टकरा रही है। तो जब विषुवत रेखा पर दोनों दिशाओं से हवाएं आकर टकराएगी तो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डोल्ड्रम की पेटी या शांत पेटी के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर है एलपी का क्षेत्र, और जब केंद्र में एलपी बन जाए तो क्या होगा, चक्रवात की प्रति चक्रवात होगा। क्या होगा, चक्रवात होगा। और जब चक्रवात होगा तो बारिश होगी कि नहीं, बिल्कुल बारिश होगी। कि चक्रवात जब आता है तो मौसम में अनियमितता छा जाती है, मार धाड़ एक्शन के साथ भरपूर रहता है और मूसलाधार वर्षा कराती है। तो विषुवतीय प्रदेश में क्या होती है, विषुवतीय प्रदेश की जलवायु कैसी है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जब चक्रवात आ जाएगा तो हवाएं सीधे ऊपर की ओर उठेगी, और जब हवाएं सीधे ऊपर की उठती है तो उसको संवहनीय पवन कहते हैं, संवहनीय पवन कहते हैं। यानी कि विषुवतीय प्रदेश में कैसी हवाएं चलती हैं, तो संवहनीय पवनें चलती है, सीधे ऊपर उठ रही है, और ऊपर से जब हवाएं जब सीधे ऊपर उठेगी तो पानी भी सीधे सीधे होगा, और जब सीधे सीधे पानी होगा तो उसको संवहनीय वर्षा कहते हैं। क्या कहेंगे, संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो विषुवतीय प्रदेश में कैसी वर्षा होती है, तो संवहनीय किस्म की वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश में कैसी हवाएं चलती है, तो संवहनीय हवाएं चलती है। अब एक सवाल और कि यहाँ की जलवायु ऐसी है कि दोपहर तक तेज धूप, कड़ाके की गर्मी, और दोपहर बाद मूसलाधार वर्षा होती है, और शाम को पुनः आसमान साफा हो जाता है। डेली का हाल यही है, यानी कि डेली पानी, डेली धूप, डेली गर्मी, और शाम को आसमान साफा हो जाता है। तब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि विषुवतीय प्रदेश के जो वृक्ष होंगे वो कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे, मोटे मोटे होंगे, या बड़े बड़े होंगे, या नाटे नाटे होंगे, या कटीले होंगे, कैसे वृक्ष पाए जाएंगे। तो इसे आपको सोचना चाहिए कि जो आदमी के खाना और पानी पूरा मिले वो पतला पतला होगा कि मोटा मोटा होगा। तो स्पष्ट है कि जिसको खाना पानी अच्छा मिलेगा मोटा मोटा होगा। तो पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश
दोपहर तक पूरा मिलता है, गर्मी है, दोपहर में मूसलाधार वर्षा होती है। तो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, इतना लंबा होता है कि आप उठा के सर देखिएगा तो गिर जाइएगा, लेकिन वृक्ष समाप्त नहीं होगा। ऐसा आप शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन यदि आप पिक्चर में देखिए तो बहुत ही ऐसे ऐसे वृक्ष देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि क्रिस पिक्चर है, उसको में वो हीरोइन ऊपर से गिर जाती है जहवा से, तो हीरोइया आकर पकड़ता है और उसको धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता है। वहाँ देखने को मिलता है कि वो कितने लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। साथ ही साथ क्या इस जगह, इस स्थान के जो वृक्ष होंगे वो अपने पत्तियों को झाड़ेगा कि नहीं? निश्चित है, स्पष्ट है कि जहाँ के खाना पानी मिलेगा अधिक वहाँ के पत्तियाँ नहीं झड़ती। तो जिस वन के पत्तियाँ नहीं झड़ती वो वन कैसा कहलाएगा? सदाबहार वन कहलाएगा। कैसा वन कहलाएगा? सदाबहार वन। तो विश्वतीय प्रदेश में कैसा वन पाया जाता है? सदाबहार वन पाया जाता है। कैसा वन पाया जाता है? तो सदाबहार वन पाया जाता है। अब एक चीज और देखिए, तो व्यापारिक पवन समझ गए हैं कितने डिग्री? अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी व्यापारिक पवन कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य चलते हैं, तो क्या बोलेंगे? 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो हवाएं चला करती है दोनों गोलार्ध में, उसको क्या कहेंगे? व्यापारिक पवन के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे? व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। अब विश्वतीय प्रदेश में कैसी हवाएं चल रही है? कैसी हवाएं चल रही है? तो चक्रवाती या संवहनीय पवनें चला करती है। और वर्षा कैसी होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। पहले बीपीएससी में करीब एक सवाल पूछ देता था कि इस तरीके से बादल दर्शा दिया और यहाँ पानी बरसा दिया, और एक फिगर ऐसे बना दिया और यहाँ पर बादल दर्शा के और पानी बरसा दिया, और कहता था कि इसमें कौन संवहनीय पवन है। तो आप लोग बता सकते हैं कि संवहनीय पवन कौन? इस फिगर को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि इसको संवहनीय पवन कहेंगे और इसको पर्वतीय पवन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बता दिया है कि पर्वत के सहारे उठती हुई हवाओं से वर्षा हो रही है, इसीलिए पर्वतीय वर्षा है। तो विश्वतीय प्रदेश में जो वर्षा होती है संवहनीय किस्म की वर्षा होती है। लेकिन विश्व में सबसे अधिक वर्षा कैसी होती है? तो पर्वतीय किस्म की वर्षा होती है। भारत में कैसी वर्षा होती है? तो पर्वतीय किस्म की वर्षा होती है। याद रखना है कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो किस किस्म की वर्षा होती है? तो पर्वतीय किस्म की वर्षा होती है। लेकिन विश्वतीय प्रदेश में कैसी वर्षा होगी? संवहनीय वर्षा होगी। विश्वतीय प्रदेशों में कैसे वन पाए जाएंगे? तो सदाबहार वन पाए जाएंगे। सदाबहार वन किसको कहेंगे? कि वैसा वन जिनकी पत्तियां नहीं झड़ती है, उस वन को क्या कहेंगे? तो सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो व्यापारिक पवन है इसकी दिशा कैसी है। तो व्यापारिक पवनों की दिशा देखिएगा तो यदि कहें तो ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा देखें तो देखिए ये डायरेक्शन है और इस तरीके से जा रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन देखें तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से है। तो इसको क्या कह सकते हैं? ये तो साउथ हो गया। तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। इस तरीके से हर पवनों के दिशा हम इस आधार पर दर्शा सकते हैं। इसमें रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फिगर बनाइए और देखिए कि इसका डायरेक्शन कैसे है। जैसे उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, इसका डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो कह सकते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम को जा रही ही डायरेक्शन है। और इसकी अगर कहें तो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। तो मैं सवाल अगर दूं आपको कि व्यापारिक पवन कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य चला करते हैं, तो क्या बोलेंगे? 5 से 30 उत्तर और 5 से 30 दक्षिण। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एसपी है, तभी हम लोग देखेंगे जब एसपी केंद्र में बनता है तो चारों दिशाओं में हवाएं बहती है। इसका मतलब इधर भी बहेगा, इस डायरेक्शन में भी हवाएं चलेगी। निश्चित है कि इस दिशाओं में भी हवाएं चलेगी, है ना? तब इसको पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहेंगे? पछुआ पवन कहेंगे, वेस्टर्न विंड कहेंगे, पछुआ पवन, पछुआ पवन कहेंगे। आप क्वेश्चन पूछे कि पछुआ पवन कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि पछुआ पवन कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य चलते हैं, तो आप लोग ही बता सकते हैं ईमानदारी से, और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि मैंने सही बोला था कि गलत, आपका आंसर कैसा होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि पछुआ पवन कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है। ऑप्शन रहेगा 30 डिग्री से 35 डिग्री, 35 डिग्री से 60 डिग्री,
65 डिग्री से 65 डिग्री या 30 डिग्री से 65 डिग्री, ये अक्षांश का मतलब चलेगा। तो अभी आप अपने दिमाग में सोच कर जवाब देख सकते कि इसका आंसर क्या होगा। मैं बताता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा कि सही हो रहा है आपका आंसर कि गलत हो रहा है। तो क्या था? पछुआ पवन। पछुआ पवन हम लोग देख रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा, इस सटीक आंसर ए होगा कि 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों में चलती है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध की जो पछुआ पवन होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है और काफ़ी प्रचंड होती है। पछुआ पवन एक ऐसा पवन है जिसके साथ चक्रवात भी आता है और प्रतिचक्रवात भी आता है। यानी कि अगर सवाल पूछ दे कि पछुआ पवन के साथ वर्षा होगा कि नहीं, तो पानी होगा भी और नहीं होगा। पछुआ पवन खतरनाक इसलिए होता है कि यदि ये पछुआ पवन गर्मी के दिनों में चले तो इसको लहर कह देते हैं, और ठंडा के दिन में चले तो शीतलहर कह देते हैं, और यही पछुआ पवन सावन भादों में चले तो मूसलाधार वर्षा करा सकती है। इसीलिए पछुआ पवन काफ़ी खतरनाक होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन काफ़ी प्रचंड होती है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटफट, इसके बाद में नोट करते रहिएगा इस चीज़ को। देखिए, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में प्रचंड क्यों होती है? ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश 2 भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं, स्थल गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उत्तर में स्थल बहुत अधिक है और दक्षिण में जल बहुत अधिक है। जब स्थल बहुत अधिक होगा तो इस हवाओं को रोकने वाला बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे पेड़ पौधे, जल का क्या कहते हैं, घर द्वार, ये सारे चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होने के कारण इन क्षेत्रों में हवाओं को रोकने वाला कोई नहीं होता है और ये हवाएं काफ़ी प्रचंड हो जाती है। इसकी प्रचंडता के कारण जब ये पछुआ पवनें 40 डिग्री अक्षांश को पार करती है तब इसको गरजती हुई चालीसा कहते हैं। क्या कहेंगे? गरजती हुई चालीसा कहेंगे। यही पवन जब 50 डिग्री को पार करती है तो इसको पचासा कहते हैं, और जैसे ही ये पवन 60 डिग्री अक्षांशों को पार कर जाती है, ये हवाएं इतनी तूफानी हो जाती हैं कि इसको चिखती हुई साठा के नाम से जाना जाता है। और इन क्षेत्रों में साल के 3 महीना व्यापार बंद कर दिया जाता है, नहीं तो समुद्र में इतनी बड़े बड़े लहरें उठती है कि बड़े बड़े जहाज को समुद्र में विलीन कर सकता है। इसीलिए कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें होती है वो काफ़ी प्रचंड होती है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहेंगे और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहेंगे। पछुआ पवन एक ऐसा पवन है जिसके साथ चक्रवात भी आता है और प्रतिचक्रवात भी आता है। अब एक सवाल और, हम लोग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच के भाग को देख सकते हैं। तो लगता है ना कि यदि एक आदमी यहाँ पर खड़ा हो जाए, तो इसको हथवा दोनों तरीके से खींच रहा है, एगो आगे खींच रहा है, एगो पीछे खींच रहा है। अब बताओ कि जब यहाँ पर दोनों आगे पीछे खींचे तो कहाँ जाएगा? ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, बेचारा यहाँ पर फंस जाएगा। तो प्राचीन काल में जब घोड़े से लदा हुआ जलयान इन अक्षांशों के मध्य 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पहुँचता था तो हवाएं तो दोनों दिशाओं में खींचा गया, परिणाम बेचारा बीच में फंस जाता था। तब ऐसा लगता था कि इसको फंसने के कारण जहाज डूबने लगता था। तब लोगों को ऐसा लगता था कि समुद्र घोड़े की बलि मांग रहा है, और कुछ घोड़ा उठाकर समुद्र में फेंक देते थे। जहाज का वजन कम जाता था और जहाज डूबने से बच जाता था। इसीलिए 30 से 35 डिग्री अक्षांश को क्या कहा गया? अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। तो सवाल पूछेंगे अश्व अक्षांश किसको कहेंगे? तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच को भाग को क्या कहेंगे? अश्व अक्षांश कहेंगे। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। यह है ध्रुव। तो ध्रुव तो हमेशा ठंडा है, और ध्रुव से जो हवाएं चलेगी वो हमेशा ठंडी हवाएं चलेगी। कैसी हवाएं चलेगी? ठंडी हवाएं चलेगी। और जब ध्रुव से ये हवाएं चलती है तब इसको ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय पवन कहेंगे इसको, भी क्या कहेंगे? ध्रुवीय पवन कहेंगे।
ध्रुवीय पवन कहेंगे। ठीक है, अब ध्रुवीय पवन तो अपेक्षाकृत बहुत ठंडी है और पछुआ पवन अपेक्षाकृत कुछ गर्म है, चूंकि विषुवतीय प्रदेश से आ रही है। और जब ठंडा और गर्म दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लोग कहते हैं कि सर्दी हो जाएगा, और आज के ज़माने में सर्दी होगा तो क्या कोरोना हो गया। लेकिन यहाँ पर यही स्थिति पैदा हो जाती है कि जब पछुआ पवने, गर्म पछुआ पवने जब ठंडी ध्रुवीय हवाओं से मिलती है तो यहाँ पर वाताग्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको शीतोष्ण वाताग्र के नाम से जाना जाता है। वाताग्र कहें तो यहाँ पर घना कुहासा छा जाता है, भयंकर कुहासा छा जाता है। जैसे ठंडा के दिनों में मुंह से निकलते हुए धुआं को देखा होगा, हम लोग जब फूंकते हैं तो जितना कस के फूंके उतना कस के धुआं निकले। क्या वो धुआं हमारे अंदर जमा है, एक स्टोर है कि हम लोग निकालते हैं तो बस निकलना शुरू करता है? नहीं, होता क्या है। और एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे आप लोग बर्फ़ खाए हैं, बर्फ़ खाए होंगे तो बर्फ़ वाला के पेटिया को देखिएगा कि जैसे ही ढक्कनवा उखाड़ेगा अंदर में कुछ धुआं सा धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। क्या है जो दिखता है धुआं सा धुआं, जिसके आगे उलझ जाती है जीने की सारी अरमानें, बड़ा मज़ा से खाता है। तो अंदर जो धुआं सा धुआं दिखाई देता वही तो वाताग्र है। वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो बाहर का टेम्परेचर बहुत अधिक और पेटी का टेम्परेचर बहुत कम, और जहाँ दोनों मिलता है गर्म ठंडा मिलेगा, वाताग्र उत्पन्न कर देगा। जैसे हम लोग को मुँह से गर्मी में धुआं नहीं निकलता है, धुआं कब निकलता है तो ठंडवा में कहाँ निकलता है कि बाहर का जो वातावरण है वो एकदम ठंडा है और हमारे मुंह से जो हवा निकल रहा है कैसा है, गर्म है। और जैसे ही गर्म ठंडा मिलेगा क्या बना देगा, वाताग्र, जिसको शीतोष्ण वाताग्र के नाम से जाना जाता है। और वर्षा के दिनों में पहाड़ों से निकलते हुए धुओं को देखा होगा, देहात में लोग कहते हैं कि पहाड़ियाँ बरा रहा है, और ऐसा लोगों को अनुमान भी होता है कि जब पहाड़ बराता है तो बारिश काफ़ी अधिक होती है। वो होता क्या है कि दिन का टेम्परेचर काफ़ी अधिक, धूप की सूर्य की किरणें काफ़ी पड़ रही है तो पूरा के पूरा गर्म हो गया, और बाद में वर्षा होगी तो ऊपर वाला ठंडा नीचे वाला गर्म, और दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा, वाताग्र बना देगा। तो 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के भाग को हम लोग देख सकते हैं कि उत्तर से आने वाली ध्रुवीय पवन जब गर्म पछुआ हवाओं से मिलती है तो वाताग्र बना देती है, जिसको शीतोष्ण वाताग्र के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में भी साल के 3 महीना व्यापार बंद कर दिया जाता है, इसलिए कि बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान समुद्र में तैरने लगते हैं और उन बर्फ़ के चट्टानों से बड़े बड़े जहाज टकराकर नष्ट हो जाते हैं। जैसे 1912 ईस्वी में उत्तरी अटलांटिक महासागर में विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज टाइटैनिक उन्हीं बर्फ़ के चट्टानों से टकराकर नष्ट हो गया था। इसीलिए साल के 3 महीने इन क्षेत्रों में व्यापार बंद कर दिए जाते हैं। अब ध्रुवीय से जो पवनें आ रही है इसको क्या करें, ध्रुवीय पवन कहते हैं। क्या कहेंगे, ध्रुवीय पवन कहेंगे। अब डायरेक्शन की यदि बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों की दिशा कैसी होती है, तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों का डायरेक्शन इस तरीके से ही ना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसे, तो इसकी दिशा ऐसे है, तो कह सकते हैं उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व की ओर हवाएं जा रही है। तो इस फिगर को बनाकर अपने आप चेक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तब तक आपके दिमाग में उतना नहीं बैठ पाएगा। और इस फिगर को जिस दिन आप अपना मन से बनाना शुरू कर दिए, समझ जाइएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। इसलिए हमेशा बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अभी ये जो हवाएं पृथ्वी पर चल रही है, ये हवाएं उस समय चल रही है जब सूर्य कहाँ चमक रहा है, विषुवत रेखा पर चमक रहा है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य कभी उत्तरायण होता है तो कभी दक्षिणायन होता है, और जैसे ही सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होगा इन हवाओं की दिशा बदल जाएगी। एक सवाल और कि जो हवा का दिशा जो तिरछा तिरछा दर्शाए हैं, ये तिरछा तिरछा दर्शाने का कारण क्या है, हम इस तरह से सोझा सोझा एकदम क्यों नहीं दर्शाएं, ऐसे भी तो दर्शा सकते थे, लेकिन ये हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ एक घूम जाती है। चूंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और जो घूम रही है तो हवाएं घूम जाती है। विद्वान कोरियालिस ने अपने नाम पर इसको कोरियालिस बल कहा। ऐसे पहले इसको विक्षेपित बल कहते थे कि हवा
जब पृथ्वी घूम रही है तो अपने बल के कारण इसको विक्षेपित कर देती है, इसीलिए ये विक्षेपित बल के कारण ये हवाएं घूम जाती हैं। लेकिन बाद में जब विद्वान कोरियालिस आए तो उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम दे दिया कि कोरियालिस बल के कारण ये हवाएं घूम जाती है। यदि सवाल पूछते कि पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होती तो हवाएं कैसे चलती, तो स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होती तो हवाएं समदाब की रेखा में समकोणिक होती, ऐसे चलती हवाएं, है ना। समदाब की रेखा में हमेशा कैसी होती, तो समकोणिक होती। समदाब कहें तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, इस डायरेक्शन से हवाएं चलती रहती, इसीलिए। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति होने के कारण क्या होता है कि इसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो पृथ्वी पर जो तिरछे तिरछे हवाएं चल रही है, इसका मूल कारण है कि पृथ्वी का घूर्णन गति है कि अपने साथ हवाओं को घुमा देती है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि कौन सा बल लग रहा है, तो पहले तो इसको विक्षेपित बल कहते थे, लेकिन जब कोरियालिस आ गए विद्वान तो उनके नाम पर, उन्होंने अपने नाम पर इस बल को कहा कि कोरियालिस बल के कारण ये हवाएं घूम जाती हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि ये पृथ्वी पर हवाएं उस समय चल रही है जब सूर्य कहाँ चमक रहा है, विषुवत रेखा पर चमक रहा है। जब विषुवत रेखा पर चमक रहा है तो डोलड्रम की पेटी कहाँ बना रहा है, विषुवत रेखा के बना रहा है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण हो जाए या जब सूर्य दक्षिणायन हो जाए तब क्या होगा। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही है तो डोलड्रम की पेटी विषुवत रेखा पर बना रहा है, तब इसको ITC कहते हैं। थोड़ा मैं मिटाना चाहूँगा, इसको ITC कहेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो डोलड्रम की पेटी जो विषुवत रेखा पर बन रहा था, डोलड्रम की पेटी उत्तर की ओर खिसक जाएगा, और जब डोलड्रम की पेटी उत्तर की ओर खिसकेगा तो ITC बन जाएगा NITC, नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, उत्तरी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ITC क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे SITC बन जाएगा, साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, दक्षिणी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाएगा। साथ ही साथ यहाँ से हवा का दिशा बदल जाएगा। वो हवाएं का दिशा कैसे बदल जाएगा, जरा देखिएगा। फ्रेल का 2 नियम, और फ्रेल का 2 नियम क्या था। फ्रेल का नियम, फ्रेल का पहला नियम समझिएगा क्या बताता है। ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। बताइए एक कौन सी पवन है, एक कौन सी पवन है। तो हम लोग देख के बना सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं। कौन सी पवन है, तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं। एक कौन सी पवन है, तो हम लोग बता सकते हैं उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं। कौन सी पवन है, तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं। तो फ्रेल ने पहला नियम क्या दिया था, जैसे देखिएगा कि जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है, जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो डोलड्रम की पेटी जो विषुवत रेखा पर बन रहा था, डोलड्रम की पेटी खिसक जाएगा, और जब डोलड्रम की पेटी उत्तर की ओर खिसक जाएगा, ITC NITC बन जाएगा। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनें हैं जो विषुवत रेखा तक ही समाप्त हो जा रहा था, अब इसका प्रसार हो जाएगा, और जैसे ही प्रसार होगा विषुवत रेखा को पार कर जाएगा। तो फ्रेल ने पहला नियम दिया था कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यदि विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, और इसी मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछे कि किस मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून वास्तव में एक व्यापारिक पवन ही था, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जाने के बाद इसकी दिशा बदल जाती है। क्यों, क्योंकि सूर्य कहाँ चला गया है, तो उत्तरायण हो गया है। इसी आधार पर जब सूर्य दक्षिणायन हो जाए तो डोलड्रम की पेटी जो विषुवत रेखा पर बन रहा था, अब डोलड्रम की पेटी दक्षिण को खिसक जाएगा, तो ITC बन जाएगा SITC। तब उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं विषुवत रेखा तक ही समाप्त हो जा रहा, तब इसका प्रसार हो जाएगा, और ये जैसे ही प्रसार होगा विषुवत रेखा को पार करेगा। तो फ्रेल का दूसरा नियम बताता है कि उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें
जब विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी तो अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी। इसका डायरेक्शन इस ऐसे हो जाएगा। इसको उत्तर पूर्व मानसून के नाम से, उत्तर पूर्व मानसून या लौटती हुई मानसून या लौटती हुई मानसून के नाम से जाना जाता है। इसको आती हुई मानसून कहेंगे, इसको लौटती हुई मानसून कहेंगे। इससे पूरे भारत में वर्षा होगी, लेकिन इससे सिर्फ तमिलनाडु में वर्षा होगी, वह भी जाड़े के दिनों में होती है। भारत में भी यदा कदा वर्षा हो जाती है। ठंडे के दिन में मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच कुछ वर्षा हो जाती है, जो रबी फसल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हो गया व्यापारिक पवन, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। ये हो गया दक्षिणी पश्चिम मानसून जिससे पूरे भारत में वर्षा होगी। हो गया उत्तर पूर्व मानसून जिससे सिर्फ तमिलनाडु में वर्षा होगी, और इसको लौटती हुई मानसून के नाम से जाना जाता है। मैं इसको मिटाकर आपको बताना चाहूँगा भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में कैसी वर्षा होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारा इंडिया, ये हमारा भारत, और दक्षिणी पश्चिम का जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन ऐसे था। देखिएगा आप लोग, इसका डायरेक्शन ऐसे है। हमारे भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून जो है वो दो किस्म की मानसून है। एक अरब सागर की मानसून है और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून है। एक अरब सागर की मानसून है, एक बंगाल की खाड़ी की मानसून है। जैसे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है, यानी कि यहाँ पर चमक रहा है, कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से गुजर रही है, तो जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है तो पूरे भारत का क्षेत्र क्या होगा? एलपी का क्षेत्र होगा। लेकिन इधर सागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। स्थल और जल दोनों पर यदि सूर्य की किरणें एक साथ पड़ेगी तो सबसे पहले गर्म कौन होगा? तो सबसे पहले गर्म कौन होगा? स्थल, और पानी उसके बाद गर्म होगा। ठंडा भी सबसे पहले कौन होगा? स्थल। पानी देर से ठंडा होगा। पानी की ऐसी क्षमता है कि देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा भी होता है। तो बीच में जब सूर्य एलपी का क्षेत्र बना दे रहा है और सागर में एचपी का क्षेत्र बना देता है, तो हम लोग पढ़ें कि हवाएं हमेशा एचपी से एलपी की ओर चला करती है। हमेशा हवाएं एचपी से एलपी की ओर चला करती है। पूरा स्थल एलपी का क्षेत्र बन गया और सागर में हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब है। परिणाम उच्च वायुदाब से एलपी की ओर, लो प्रेशर की ओर, निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलना शुरू कर देती है। और सबसे पहली बार इसी केरल के तट पर मानसून फूट जाती है। उस समय होता है करीब 5 जून का समय होता है। क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे पहली बार मानसून कहाँ पहुँचती है? तो केरल पर पहुँचती है। वो अरब सागर की मानसून होती है। इस मानसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, और जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसकी एक शाखा म्यांमार, बर्मा की तरफ चला जाता है, और एक शाखा भारत में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, यहाँ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे नामचा बरुआ, नागा, पटकायबुम, लुसाई, ये सारी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। और जब ऊंची चोटियों से ये हवाएं टकराती है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है, पश्चिम की ओर इसका डायरेक्शन हो जाता है। और जब पश्चिम की डायरेक्शन होता है तो मेघालय में 3 गो समानांतर श्रेणियां खड़ी है, गारो, खासी और जैंतिया। पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि गारो कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में पाई जाती है। और सवाल पूछे कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में पाई जाती है, क्योंकि उस पहाड़ का नाम ही है और उस पर जो रहा करते हैं व्यक्ति, उसको जनजाति कहा जाता है। तो गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियाँ मिलती है। जब ये हवाएं इन चारों से टकराई थी तो पश्चिम की ओर गई, और जब इन गारो, खासी, जैंतिया से टकराए तो फिर पूरब की ओर प्रवेश कर जाती हैं। फिर टकराया, यानी कि ये आगे पीछे होते रहता है। उस क्षेत्र में बादल उमड़ते घूमड़ते रह जाता है, जैसे लगता है कि अपना घर बना लिया है। इसीलिए उसको मेघों का घर कहा गया। क्या कहा गया है? मेघों का घर। नाम भी पड़ गया उसको मेघालय। अब विश्व के जो सबसे अधिक वर्षा होती है इसी मेघालय के मासिन राम में हो जाती है। अब देखिए
ये तो इधर की ओर प्रवेश कर गया। तब तक ये जो एक शाखा प्रवेश की थी, दो क्षेत्रों से, एक नर्मदा और ताप्ती की द्रोणियों से प्रवेश कर गई थी और एक केरल के तट से प्रवेश कर गई थी। और ये जो पश्चिमी तट पूरे की पूरे वह सह्याद्री पर्वत है, और इस सह्याद्री पर्वत से हवाएं टकराई तो पहले मूसलाधार तो वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में कराएगी, तब तक आगे की ओर बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आते आते 1 महीना का समय लग जाता है। और यदि 5 जून को आता है तो हमारे यहाँ 5 जुलाई को आएगा। कौन? मानसून। 5 जुलाई को मानसून आती है। और ध्यान दीजिए कि इधर से एक शाखा, इधर से एक शाखा, जब दोनों बीच में आकर टकराएगा तब क्या होगा? एकदम पूरा मार धाड़ एक्शन से भरपूर रहेगा, तड़क मड़क, कने गिराएगा, कने ढहाएगा, कोई गारंटी नहीं है, है ना? कितने को टपका देता है, बज्जर गिरा देता है। तो इन क्षेत्रों में पूरा तड़क मड़क के साथ मूसलाधार वर्षा कराएगा। दोनों का जब मिलन होगा तब कहा चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर एक पर्वत था जिसका नाम था अरावली पर्वत। जब अपनी युवावस्था में थी, नवीनतम पर्वत जब थे, तब ये अरावली पर्वत इन मानसूनी पवनों को रोककर इस राजस्थान में वर्षा करा देती थी। लेकिन अरावली पर्वत अपशिष्ट हो जाने के कारण इन हवाओं को रोक नहीं पाती है। क्योंकि आज भारत की नहीं, विश्व की सबसे पुरानी अपशिष्ट पर्वत है तो कौन है? अरावली पर्वत है। और ये राजस्थान को वृष्टि छाया में डाल देता है। राजस्थान का जो थार का रेगिस्तान देखने को मिलता है, वो थार का रेगिस्तान एक ज़माने में रेगिस्तान नहीं था, वह भी हरा भरा मैदान था। कब? जब अरावली अपनी युवा अवस्था में थी तब। परिणाम क्या होता है कि मानसूनी पवन इसको लांघ कर पार कर जाती है और पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत यानी कि सिंधु नदी के किनारे कुछ हल्की वर्षा करा देती है। इसके बाद 3 महीना गुजर गया होता है। तब जो सूर्य उत्तरायण था, कर्क रेखा पर चमक रहे था, अब कहे अब लौट चलें और ये दक्षिण की ओर मुड़ना शुरू कर देगा। और जब दक्षिण की ओर हवाएं मुड़ना शुरू कर देगी तो जो हवाओं का डायरेक्शन बदल गया था, अब पूर्ववर्ती स्थिति में हवाएं आना शुरू करेंगे। और जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंच जाएगा तो हवाओं की दिशा पुनः इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर? और जब हवाएं सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेगा तब क्या होगा? उत्तर पूर्व मानसून, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। जो हवाएं आई थी अब लौटेंगी, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। लेकिन इन हवाओं से लौटती ही मानसून से पूरे भारत में वर्षा क्यों नहीं होती? तो देखिए कि उत्तर में कोई सागर नहीं है। यदि सागर होता तो जलवाष्प को लेकर आता और भारत में वर्षा लौटती ही मानसून से भी हो जाता। लेकिन उत्तर में स्थल अधिक है और सागर ना होने के कारण वो हवाएं सूखी हुई होती है। और सूखी हुई हवाएं जब इस बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, इस बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है तो यहाँ चक्रवात बना देती है। और चक्रवात देखिए जितना भयंकर होगा उतना दूर में वर्षा करा देगा। देखिए यहाँ पर तो ठंडे के दिनों में इस चक्रवात से इस पूर्वी तट पर मूसलाधार वर्षा करा देती है, जिसमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु से। ये तो इस सवाल को याद रखना है कि लौटती ही मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? तमिलनाडु में। और आती हुई मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? तो पूरे भारत में वर्षा होती है, जिसको मानसून कह देते हैं। ठंडा के दिनों में मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच लौटती हुई मानसून का प्रभाव होता है। इसकी सबसे अधिक प्रभाव तो देखने को मिला तमिलनाडु में। लेकिन उत्तरी भारत में भी यदा कदा वर्षा हो जाती है, जो रबी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो लौटते ही मानसून का प्रभाव होता है। तो हमें उम्मीद होगा कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें सजेस्ट करने का भी प्रयास कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा और मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। और एक कैसा आपको वीडियो लगा आप हमें इस बात को भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।